नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोविड महामारी के दौरान गरीब किराएदार के किराए का भुगतान करने का वादा लागू करने योग्य है। कोर्ट ने सख्त रवैये में पूछा, क्या आपके नियत किराए के 5% भुगतान की भी है? अगर है तो पॉलिसी बनाए, हजारों लोग कतार में हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल का बयान कोई वायदा नहीं था, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वह किश्तों में भुगतान करने को तैयार है। अब मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी। भारत बंद का असर पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित देश के अधिकतर राज्यों में रहा। सड़क और ट्रेन यातायात प्रभावित हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा भारत बंद सफल रहा। उन्होंने कहा कि हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक भी रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। भारत बंद को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुट्ठी भर किसान, कुछ राज्यों के आंदोलन बताने वाले आंख खोलकर देख लें कि किसानों के आह्वान पर आज पूरा देश भारत बंद का समर्थन कर रहा है। बिना किसी दबाव व हिंसा के ऐतिहासिक भारत बंद जारी है। टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि सरकार कान खोल ले, कृषि कानूनों की वापसी व MSP की गारंटी के बिना घर वापसी नहीं होगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतर चुके AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर शिवसेना ने करारा हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट कहा। शिवसेना ने कहा कि मुसलमानों की राजनीति कोई राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकती। राम मंदिर से वंदे मातरम तक सिर्फ विरोध कोई मुस्लिम समाज को दिशा देने की नीति नहीं हो सकती है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए ही अपना मार्ग बनाना चाहिए। ऐसा कहने की हिम्मत जिस दिन ओवैसी में आएगी, उस दिन ओवैसी को राष्ट्र नेता के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी, अन्यथा बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अंडरगारमेंट के रूप में ही उनकी ओर देखा जाएगा। बीजेपी के मौजूदा उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ कोलकाता में धक्का मुक्की की गई। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता को सिर पर चोट भी लगी। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। दिलीप घोष वहां बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेबरीवाल के लिए प्रचार करने गए थे। दिलीप घोष पर हमला करने की खबरों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर इलाके में अशांति फैलाने और गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि दिलीप घोष की सुरक्षा में लगे लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाया। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार करने गए दिलीप घोष को धक्का दिया गया, लात मारी गई और धक्का मुक्की की गई। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों से कहा कि तृणमूल कांग्रेस भवानीपुर से चुनाव हार रही है, इसलिए ही उसके लोगों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन इस तरह चुनाव नहीं लड़ा जाता है। दिलीप घोष ने TMC के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए भवानीपुर उपचुनाव को स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ माहौल ठीक ना हो, चुनाव ना कराया जाए। दिलीप घोष ने कहा कि जिस तरीके से मुझ पर हमला हुआ, मुझे बचाने के लिए मेरे सुरक्षा कर्मियों को मजबूरी में बंदूक निकालनी पड़ी। धक्का मुक्की के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए घर घर जाकर प्रचार करना बंद करना पड़ा है। घटना के बाद घोष ने मांग की कि 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित कर दिया जाए। वहीं अब चुनाव आयोग ने इस घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गोवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो ने आज पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ऐसे समय पार्टी छोड़ी है जब खबरें हैं कि वो TMC में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले आज उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए कहा कि वो ही भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है। बंगाल में ममता का फॉर्मूला जीता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से संबंधित पत्रिका पांचजन्य ने अब अमेरिकी कंपनी Amazon पर निशाना साधा है। इस पत्रिका के कवर पेज पर Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस की तस्वीर छापी गई है। इसके अलावा Amazon को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बताया गया है। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने इस पत्रिका के कवर पेज को ट्वीट करते हुए लिखा है कि Amazon ऐसा क्या करती है कि इसे घूस देने की जरूरत पड़ती है।
क्यों इस भीमकाय कंपनी को देसी उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं लोग। उन्होंने इसके साथ ही हैशटैग वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल किया। बता दें, इससे पहले पांचजन्य ने अपनी कवर स्टोरी में भारत की मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस को निशाना बनाया था और इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा बताया था। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांचजन्य द्वारा अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी बताने और इसको स्वदेशी उद्यमिता के लिए खतरा करार देने के कुछ घंटों के बाद ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने विक्रेताओं, कारीगरों और डिलीवरी सहित छोटे व्यवसायों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को बताया। अमेजॉन ने कहा कि महामारी के दौरान 3 लाख नए विक्रेता हमारे साथ जुड़े, इनमें से 75,000 स्थानीय छोटी दुकानें हैं। अमेजॉन ने इसके साथ ही अपने निर्यात को लेकर कहा कि 70,000 से अधिक भारतीय व्यवसायों को छोटे शहरों और कस्बों से जो कि मेड इन इंडिया हैं, उनको दुनिया भर में भेजने में मदद की है। अमेजॉन ने कहा कि आज महानगरों के साथ साथ टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों के 70,000 से अधिक निर्यातक हैं जो दुनिया भर के 200 देशों में ग्राहकों को मेड इन इंडिया उत्पाद बेच रहे हैं। जर्मनी के आम चुनाव में एंजेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी काफी कम अंतर से हार गई है। इस चुनाव में सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। इस बार एंजेला मर्केल खुद मैदान में नहीं थी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस बार चांसलर पद पर नहीं रहेंगी। अभी तक इस चुनाव में एसपीडी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 25.7% वोट मिले हैं, जबकि एंजेला मर्केल की सत्ताधारी पार्टी को 24.1%। बता दें, 2005 के बाद से शासन में लगातार कंजर्वेटिव पार्टी रही है, लेकिन इस बार ये विजयी रथ थमा है। हालांकि सरकार बनाने के लिए अब एक गठबंधन जरूरी होगा। सोशल डेमोक्रेट्स के चांसलर उम्मीदवार ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि उन्हें क्रिसमस से पहले गठबंधन समझौता हो जाने की उम्मीद है। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब वो सफेद गेंद के फॉर्मेट पर अधिक ध्यान लगाएंगे। अपने फैसले को लेकर मोइन ने कहा कि मैं अभी 34 वर्ष का हूं और मैं जितना हो सके उतना खेलना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट अद्भुत है। जब आपका दिन अच्छा होता है तो ये किसी भी अन्य प्रारूप से बेहतर होता है, यह अधिक फायदेमंद होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में इसे अर्जित किया है। मोइन अली ने कहा कि मैंने टेस्ट क्रिकेट का बहुत आनंद लिया है और मुझे लगता है कि मैंने इसे काफी खेल लिया है। मैंने जो किया है उससे मैं खुश और संतुष्ट हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।